क्या हाल चाल है 10th क्लास के बाबू लोग? बढ़िया है। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? ऑक्सीकरण एवं अवकरण, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे। क्लियर है? आज हम लोग को पढ़ना है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के क्या पढ़ना है? ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव पढ़ना है। बड़ी गर्मी है यार। क्या करिए, लाइट नहीं आ रहा तो हम क्या करें भाई। चलो अब ऐसे ही देखो तो भाई, बारिश के मौसम की वजह से लाइट नहीं आ रहा है, थोड़ी सी तकलीफ़ें होंगी। पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपका। अब सुनो, ऑक्सीकरण अवकरण का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। डेली इसका कुछ ना कुछ प्रभाव हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे शरीर में भोजन का पचना, भोजन का पचना। सबसे पहले हमारे शरीर में भोजन का पचना होता है। भोजन पचता है ना, तो भोजन का पचना में होता क्या है? इस क्रिया में क्या होता है? जब भोजन पचता है तो ग्लूकोज टूट जाता है। ग्लूकोज किसके कारण? पॉलीसेकेराइड्स के कारण स्टार्च के रूप में टूट जाता है। और टूटता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। क्लियर है? भोजन का पचना पहला उदाहरण देखते हैं। दूसरा क्या होता है भाई? भोजन खराब हो जाता है। भोजन दुर्गंधित हो जाता है। भोजन का खराब होना, भोजन का खराब होना। तो भोजन खराब क्यों होता है? बहुत देर तक उसको खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण वह खराब हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? भोजन का दुर्गंधित होना या भोजन का अरुआ जाना। जैसे सुबह में भोजन बनता है, दोपहर तेज धूप और गर्मी के कारण भोजन खराब हो जाता है। शाम तक वो उसमें से बदबू आने लगती है। खाने के बाद कुछ उसका स्वाद अप्रिय हो जाता है। इसको भोजन का अरुआना भी कहते हैं भोजपुरी भाषा में। क्या कहते हैं? भोजन का अरुआना। बिहार में है तो अरुआना समझ में तुरंत आ जाएगा, और खराब होना समझ में नहीं आएगा। तो भोजन अरुआ गया। उसको खराब होने से बचने के लिए बहुत सारे उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। कौन कौन से उपाय का प्रयोग कर सकते हैं भाई? बताओ, क्या कर सकते हैं भाई? चलो भाई, आ गया, लाइट आया है। तो अब देखो, बड़ी देर के बाद आया है आज यार। चलो, तो सबसे पहले अब देखो, भोजन का अरुआना। अरुआने से यानी भोजन को खराब होने से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? भोजन को खराब होने से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? उसको सबसे पहले तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिला दो। एंटीऑक्सीडेंट, जिससे उसका ऑक्सीकरण रुक जाए। ऑक्सीकरण रुक जाए। दूसरा क्या कर सकते हो? उसको फ्रीज, रेफ्रिजरेटर में या वायुरोधी बर्तन में रख सकते हो। वायुरोधी बर्तन में रख सकते हो। उसको कहाँ रखोगे? फ्रीज या वायुरोधी बर्तन, जहाँ हवा न पहुँच पाए, उसको पैक कर दो। उसको पैक कर दो। दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ क्या कर सकते हो? नाइट्रोजन गैस। जब भोजन या खाद्य पदार्थ को जब पैक कर रहे होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। कौन सा गैस मिला देते हैं? नाइट्रोजन गैस। और जब नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं तो वह भोजन खराब होने से बच जाता है। इसका सीधा साधा उदाहरण देखेंगे कि हम 5 दोस्त थे, हमको लेकर 6 होगा, यानी हम 5 और 1 हम 6 दोस्त थे। हम एक चिप्स का पैकेट खरीदे, हम लोग चिप्स का। उसके बाद हमने 5 को देकर और एक कहकर बोला कि तुम लोग खाओ, हम पानी लेकर आ रहे हैं, मेरे लिए भी बचाए रखना। चिप्स का पैकेट थोड़ा बड़ा था, दिख रहा था भाई, बड़ा है, पूरा भरा पूरा दिख रहा है। खरीदे थे। जब हम आए तो 5 मेरे तरफ टुकुर टुकुर देख रहा है। हाँ, क्या हुआ रे बाबू, क्या हुआ भाई लोग? तो कह रहा सब 5 गो रहबे कैल है, अब तुमको कहाँ से मिलेगा? इसमें 5 था ही यार, यानी 5 कतरी था चिप्स का, पतला पतला। हाँ,
तो यानी उस बड़े से पैकेट में होता क्या है, चिप्स कम, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन गैस करता क्या है, चिप्स को खराब होने से बचाता है, बिस्किट को नाइट्रोजन गैस खराब होने से बचाता है। चिप्स, बिस्किट, कुरकुरे इत्यादि को जब पैक किया जाता है तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसी समय समझ में आया कि वो इसमें भरा क्या था। जब इतना बड़ा पैकेट था, 5 था ही, तो ये लोग खा के ख़त्म कर दिया। हम पानी लाने गए तब तक ख़त्म, तो बोल रहा है 5 था ही, तू हवा पी ले, इसमें बचा है, तू हवा पी ले, इसमें थोड़ा सा बचा है, देखो कहीं से है। तो यानी उसमें क्या भरा जाता है भाई? नाइट्रोजन गैस। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। इतनी बात समझ में आई? तो दूसरी चीज़ की भोजन को दुर्गंधित होने से बचाया जा सकता है। एक एक करके देखते हैं भाई। सबसे पहले देख लो, अयो इधर नहीं जाना है, ये तो पढ़ चुके थे ना, आक्सीकारक, अकारक। यानी आक्सीकारक क्या है, अकारक क्या है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखो, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं होती रहती हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर टेक प्लेस इन आवर डेली लाइफ। सम एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। ठीक है, थोड़ा सा किसी का कॉल आ रहा है, 1 मिनट बाबू लोग। चलो बाबू देखो तो, किसी का कॉल आया हुआ था। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ कि भोजन, यानी इसके कुछ उदाहरण निम्न है। कुछ उदाहरण निम्न है। क्या है उदाहरण? ध्यान से देखोगे उदाहरण इसके क्या क्या हैं। देखो भाई, पहला तो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया होती रहती है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। पहला उदाहरण क्या है भाई? भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे भोजन, यानी भोजन में चावल, रोटी, ब्रेड, आलू कुछ भी खाते हैं, पनीर पकौड़ा खाते हैं, पनीर रोल खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, और भी नाम बताओ भाई, मोमोज खाते हैं, हाँ, दाल भात खस्सी खाते हैं। एक दिन कोई खाया था आपके क्लास में। तो अब एक आज ससुर आया तो कहा, हम पूछे उससे कि 4 दिन से तुम 5 दिन से पढ़ने का नहीं आ रहा था? तो कह रहा है क्या करे सर, इतना जामुन खा लिए थे कि पेट झड़ी पकड़ लिया था। तो काहेला राकस लेखा खाता है तुम लोग? यानी भोजन करो तो थोड़ा सा मतलब हिसाब से करो, राकस बन जाते हो भोजन करने में। मैंने इन लोगों का डायलॉग कि आखिर में फेंकबे न करी, कुकुरे न खाई, हम ही खा जाते हैं। यानी अपना तुलना किससे कर लेता है, समझ लो। अब देखो, तो अब इसमें जो भी होता है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है। इस भोजन में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। अब यह कार्बोहाइड्रेट देखोगे, पाचन की क्रिया में यह स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स द्वारा अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। और ऑक्सीडाइज होकर किस में बदलता है भाई? CO2 में, H2O में एवं ऊर्जा में बदल जाता है। यानी देखोगे सबसे पहले कि ग्लूकोज C6H12O6 यह ग्लूकोज है। क्या है भाई? ग्लूकोज है। और यह ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो सबसे पहले किस में टूटेगा भाई? 6CO2 में टूट जाएगा। प्लस किस में टूटेगा भाई? 6H2O में टूट जाएगा। 6H2O में टूट जाएगा। प्लस किस में टूटेगा भाई? ऊर्जा में। किस में भाई? ऊर्जा में। और यही ऊर्जा हमको हमारे दैनिक क्रियाकलापों को करने में मजबूती प्रदान करती है। ग्लूकोज की यही ऊर्जा, ग्लूकोज की यही ऊर्जा हमारे शरीर की क्रियाकलापों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करती है, जिसकी वजह से हम अपना कार्य संचालित कर पाते हैं। अब देखो, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूट जाता है। टूटता है तो क्या बनाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। प्लस क्या बनाता है भाई? जल बनाता है। और क्या बनाता है भाई? ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? यह ग्लूकोज टूटकर क्या बनाता है?
ऊर्जा। यानी पहला चीज हमने देखा कि ग्लूकोज भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ग्लूकोज भी किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। अर्थात भोजन का पचना, भोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। भोजन ग्लूकोज है क्या? भोजन है। ग्लूकोज क्या है? भोजन है, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपस्थित है। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपस्थित रह रहा है। अर्थात भोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हमारे शरीर को क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। अर्थात भोजन का पचना भी हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया के अंतर्गत आता है। पहली बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो, तो पहली बात को नोट करोगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलिए, प्लस क्या होगा बाबू मेरे? कहाँ बाबू? कोई लड़का कुछ कह रहा है भाई, क्या कह रहे हो? 6CO2 + 6H2O। अच्छा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको ऑक्सीडाइज करा दें। अच्छा, यही कह रहे हो ना? चलो, धन्यवाद तुम्हारा। यहाँ एक बच्चे का प्रश्न है कि ओ मास्टर जी, यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज कराइए। बात सही है। ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होगा। तो वह ऑक्सीडाइज होकर टूटता है तो क्या बनाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनाता है। और क्या बनाता है? ऊर्जा बनाती है। क्या मिलती है भाई? ऊर्जा। इस ऊर्जा के द्वारा हम ताकतवर बनते हैं। इस ऊर्जा के द्वारा हम ताकतवर बनते हैं और ऐसे कहते हैं बात दम तो आ जा। ठीक है? तो यानी यह क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है भाई? ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया द्वारा होती है। क्लियर? पहली बात हो गई। तो चलो भाई, बच्चे ने टोका, चलो इसको सुधार दिया मैंने। आप क्या करो, पॉज कर लो वीडियो जल्दी से और इसको नोट कर लो। हो गया बाबू लोग? फटाफट जल्दी करिए। हो गया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखो भाई, दूसरा उदाहरण क्या मिलेगा? भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का दुर्गंधित होना। अब जो भी बातें लिखी गई हैं हम पढ़ दे रहे हैं, मुंह से बोल दे रहे हैं। देखो, हम जानते हैं कि ताजे भोजन का गंध एवं स्वाद प्रिय होते हैं। अप्रिय नहीं, प्रिय होते हैं, प्लीजेंट होते हैं। बड़ा प्यारा लगता है जब कहीं मान लो पढ़ रहे हो, मार्केट में हो, बैठे हो, बगल वाले दुकान पे समोसा का मसाला भूजा जा रहा है, आते हो सर, हाँ शांत बैठ, आत्मा को शांत कर बेटा, केमिस्ट्री पढ़ ले तब जाके उधर समोसा पे टूटना। यही ना होता है? हाँ, पहले केमिस्ट्री में टूटे रहो, डूबे रहो, और जब जाके उधर समोसा और उसके चटनी में डूब जाना। ठीक? तो अब देखो, यानी ताजे भोजन का जो गंध होता है और स्वाद होता है वो बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। दूसरा चीज कि अब जब ताजे भोजन को, यही भोजन जब लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ दी जाए, लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो यह अप्रिय हो जाता है, खाने लायक नहीं रह जाता है, दुर्गंधित हो जाता है, इसमें से बदबू आने लगती है। इसको भोजन का क्या कहते हैं बबुआ? भोजन, बासी भोजन कहते हैं। बासी भोजन यानी स्लेट फूड कहा जाता है, या इसी को भोजन का अरुआना कहते हैं। भोजन का स्लेट नहीं, देखो भाई, हमने यहाँ एस्टेल फूड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एस्टेल फूड। हमने स्लेट बोला, आई एम सॉरी, एस्टेल फूड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एस्टेल फूड कहा जाता है। यानी भोजन का अरुआना, भोजन का बासी होना, भोजन का दुर्गंधित होना कहा जाता है। अच्छा, भोजन को दुर्गंधित होने से किन किन कारणों से बचाया जा सकता है बाबू? तो पहला बात देखो भाई, वसा युक्त भोजन में एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रति ऑक्सीकारक को मिलाकर भोजन को खराब होने से रोका जा। यानी जब भोजन पैक किया जा रहा है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, एंटीऑक्सीडेंट मिला दो। देखो, पहले घर में अचार बनता है, अचार बनता है ना, पिकल, पिकल नाम सुने हो? आम का बनता है, कटहल का बनता है, नींबू का बनता है, मिर्चा का बनता है, और किसका बनता है भाई? हाँ भाई, बहुत 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 छुआ है, बहुत है। आप लोग शांत रहे। अब तो अब सुनो, अचार बनता है तो उसको, आम को पहले काट कर धूप में सुखा लिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उसमें हल्दी नमक पोता जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है।
नहीं, तेल अभी नहीं भैया, उसके बाद थोड़ा कुछ मसाला और तेल डालकर धूप में सुखाया जाता है। यानी समय समय पर उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाया जाता है। पहले हल्दी लगा दिया गया उसमें और नमक लगा दिया गया, धूप में सुखा दिया गया, फिर उसमें क्या किया जाता है, कुछ मसाले डाले जाते हैं, मसालों के साथ कुछ तेल डाला जाता है, फिर उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाया जाता है। फिर उस जब अचार तैयार होने की अवस्था में आता है तो उसको एक वायुरोधी बर्तन में रखकर पैक कर दिया जाता है। उसको ढक्कन को बिना खोले धूप में रखा जाता है कि ऑक्सीडाइज होने से बच जाए। लेकिन जो मार्केट में जो कंपनियां अचार बना रही हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाती हैं। क्या मिलाती हैं? एंटीऑक्सीडेंट। उसमें आम खड़े वैसे ही हरा का हरा रह जाता है, गाजर लाल का लाल रह जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ का आम होता क्या है, काला हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है तो काला पड़ जाता है। लेकिन कंपनियों का जो अचार होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिले होने के कारण वह काला नहीं होता है। गाजर जो होता है हरा रह जाता है, नींबू ऐसे का ही वैसे रह जाता है। हाँ, अच्छा गाजर काला नहीं होगा, अच्छा काला, अच्छा गाजर हरा नहीं होगा, अच्छा हरा नहीं होगा गाजर, अरे कुछ भी हो सकता है यार। अच्छा चलो गाजर हरा नहीं होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं गाजर हरा कैसे हो सकता है, नहीं गाजर लाल का लाल रह जाता है। देखो यार तुम लोग समझने का प्रयास करो, गर्मी हमारा हालत ख़राब हो गया है। और जैसे बारिश वाली मौसम हो रही है और उमस बढ़ जा रही है। अब देखो भाई, तो पहला चीज़ तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दो। दूसरा, भोजन को ख़राब होने से क्या कर सकते हो भाई, भोजन को ख़राब होने से क्या कर सकते हो बताओ। यानी वायुरोधी बर्तनों या रेफ्रिजरेटर। भैया रेफ्रिजरेटर में फ्रिज हम लोग अब तो बड़ा नया प्रचलन चला है, आटा को क्या करते हैं भाई, आटा बच जाता है रात में तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, सुबह रोटी बना के खा लेते हैं। बड़ा प्रचलन ख़राब हो गया है। आधा आम काटते हैं खा लेते हैं, आधा फ्रिज में रख देते हैं। ठीक, एक लड़के के घर गए हम तो वो कहे उससे कि चलो चला जाए, तो कह रहा रुकिए सर हम तैयार होके आ रहे हैं। तो अब देखा कि सर क्या बाहर बैठेंगे, वो कहा कि सर आ जाइए ना, अंदर ही आ जाइए। हम अंदर गए तो देखे फ्रिज खोल रहा है, हमें लगा कि पानी वानी लेके आएगा हमारे लिए, ठंडा ठंडा कूल, लेकिन वो अब फ्रिज में से पैंट और शर्ट निकाल रहा है अपना। हम क्या कर रहे थे, हमने उसे पूछा कि इसको क्या ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए उसमें रखा, तो कह रहा बाग सर इसका उपयोग हो ही नहीं रहा, तो हम इसको अलमारी बनाए हुए हैं। समझ आ रहा है? तो हमने वहाँ भी एक नया क्या किया, खोज देखा, बच्चे की ब्रेन को, उसको ऑक्सीडाइज होने से बचा रहा था, कपड़े को ऑक्सीडाइज होने से बचा रहा था। तो यहाँ देखो, यानी रेफ्रिजरेटर में रखकर भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। दूसरा, भोजन या खाद्य पदार्थों को पैक करते समय नाइट्रोजन गैस, कौन सा गैस बाबू, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस भर दें चिप्स और कुरकुरे के बिस्किट में, चिप्स और कुरकुरे के बिस्किट में, तो वह भोजन खराब होने से चिप्स कुरकुरे और बिस्किट के पैकेट में क्या बोल रहे हैं पहले इसको नोट करो यार, चलो समझ ही गए हो। यानी चिप्स कुरकुरे बिस्किट के पैकेट में कौन सा गैस भरेंगे, नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस भरेंगे, नाइट्रोजन गैस भरेंगे। ये बात समझ गया। चलो अब इसको पहले नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। तो भाई पॉज करो वीडियो, नोट करो जल्दी से। हो गया बाबू। अगला टॉपिक देखना भाई, अगला टॉपिक इससे रिलेटेड क्या आता है। अगला टॉपिक होगा जंग का लगना, यानी संक्षारण, जिसको क्या कहेंगे, कोरिजन। हाँ छोड़ रहे हैं बाबू, कोरिजन। अगला टॉपिक क्या होता है बाबू, कोरिजन। अब देखो तो कोरिजन क्या है, तो संक्षारण प्रकृति में होने वाली एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। यानी कोरिजन है क्या, तो प्रकृति में होने वाली, यानी कहने का अर्थ है कि कोरिजन इज द नेचुरल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी प्राकृतिक ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया है। इसमें होता है क्या है कि जब किसी लौह पदार्थ को खुली हवा में छोड़ देते हैं, खुली हवा में छोड़ देते हैं, व्हेन द फेरस मेटल केप्ट इन
ओपन एयर, इट ऑब्जर्व ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and get oxidized. This process is known as rusting of the iron. यानी जैसे किसी लौह पदार्थ को खुली हवा में छोड़ते हैं तो वह वायुमंडल से ऑक्सीजन और नमी को ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन और नमी को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। और यह प्रक्रिया लोहे के में जंग लगना कहलाती है, लोहे में जंग लगना कहलाती है। जंग का फार्मूला क्या होता है भाई? Fe2O3 इंटू XH2O, यानी इसको क्या कहते हैं भाई? Fe2O3 इंटू XH2O, यानी इसको हम कहेंगे भाई हाइड्रेटेड आयरन 2 ऑक्साइड, या इसी को कहते हैं रस्ट। यानी इसका नाम होता है हाइड्रेटेड, क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन की वैलेंसी कितनी होगी? 2 ऑक्साइड, या और में क्या कहते हैं इसको भाई? रस्ट कहते हैं। बाबू लोग क्या कहते हैं? रस्ट, यानी जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू H2O। क्लियर है? यानी धातु लोहा की स्थिति में संक्षारण को क्या कहेंगे? जंग लगना। यानी धातु में क्या होना चाहिए? लोहा होना चाहिए। लोहा को मतलब क्या कहेंगे भाई? फेरस। क्या कहेंगे? फेरस कहेंगे। फेरस माने आयरन और Fe, आयरन माने Fe होना चाहिए। और फेरस की स्थिति में उसके ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जंग लगना कहलाती है। क्लियर है? अब देखो भाई, जंग का तो फार्मूला आप जान गए। इसमें जल के अणु को कुछ भी लिख सकते हैं, 2H2O, ½ H2O, 5H2O, 10H2O रखा जा सकता है। यानी X का मान अगर 2 रखेंगे तो Fe2O3 इंटू 2H2O बन जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए दूसरा क्या बनेगा भाई? Fe2O3 इंटू ½ H2O बन जाएगा। फिर Fe2O3 इंटू 5H2O बन जाएगा। कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी भाई? रस्ट कहलाएगी, जंग लगना कहलाएगी। क्लियर है? अब बहुत सारा प्रश्न उठता है कि कोरिजन संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है, यानी मेथड टू प्रिवेंट द कोरिजन, संक्षारण को रोकने का उपाय। तो पहले इसको नोट कर लो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया नोट? जल्दी करो बाबू लोग, फटाफट 2, 4, 5 सेकेंड का समय ले लो, बट जल्दी नोट करो। हो गया? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बस 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड नहीं 1 मिनट। अब अगला हम लोगों का टॉपिक क्या होगा भाई? मेथड टू प्रिवेंट द कोरिजन, यानी संक्षारण को रोकने का उपाय। बहुत प्यारा टॉपिक है ना? देखोगे भाई, संक्षारण को रोकने का उपाय, संक्षारण को रोकने का उपाय, मेथड देखना है। पहला क्या करोगे? पहला बोलो, यानी कोरिजन को रोकने का उपाय क्या करोगे भाई? पहला तो पेंटिंग करोगे। पेंटिंग को कोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिंग। यानी धातु की सतह पर पेंट चढ़ाकर, यानी जो ऑक्सीडाइज न हो वैसे पदार्थों का लेप चढ़ा दिया जाता है। तो पहला क्या होगा? धातु की सतह पर अनास्कृत पदार्थों का, अच्छा धातु लिख दिए हैं, पदार्थों का लेप चढ़ा कर। क्लियर है ना? या इसी को और में क्या कहते हो भाई? पेंटिंग कर। हाँ, पेंटिंग करने को क्या कहते हैं भाई? कोटिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिंग करना। क्लियर है? दूसरा क्या कह सकते हैं भाई? उसमें ग्रीस
यानी धातु की सतह पर, धातु की सतह पर ग्रीस, तेल, ऑयल, ऑयल, ऑयल माने तेल, क्या लिखेंगे भाई, तेल, या ग्रीस, ग्रीस होता क्या है भाई, ग्रीस इत्यादि का लेप लगाकर, इत्यादि का लेप लगा कर। क्लियर है ना। तीसरा क्या कर सकते हैं भाई, धातु को नम वायु को मॉइस्चरल एयर कहेंगे, मॉइस्चर एयर कहेंगे। क्लियर है ना। वायु से दूर रख कर उसके जंग को बचाया जा सकता है, उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। और भी बहुत सारा प्रक्रिया है जिससे धातु को जंग लगने से बचाया जा सकता है। क्लियर है ना। तो इसको नोट कर लो भैया, 3-4 नोट बहुत है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखो भाई, अब यह आपका टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से पहला चैप्टर समाप्त हो गया, पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग इस पहले चैप्टर में, यानी पहला चैप्टर क्या था हम लोगों का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो उसका मिलते रहेगा आपको, आपके क्लासरूम में सॉल्व करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज सॉल्व करवाया जाएगा, एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा। दूसरी चीज़ कि इससे रिलेटेड जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकेगा उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। इसलिए आप मन लगा कर पढ़ें। चैप्टर पूरा हो गया। और एक बात है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। क्या? अच्छा, सरल का दोस्त। अच्छा, दोस्त सरल होता है क्या? अरे लंगोटिया यार के पास भेजो, ठीक, लंगोटिया यार के पास ज़रूर शेयर कर दो। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कौन सा प्रश्न लघुत्तरीय पूछा था, कौन सा प्रश्न दीर्घोत्तरीय पूछा था और कौन सा प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा था, टॉपिक वाइज इस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद फिर अगला हम लोगों का क्लास किस पर चलेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। किस पर चलेगा, ऑब्जेक्टिव पे। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए आप पीसीएम क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।